हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त। आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रतिदिन क्विज के अंत में या बीच में कहीं भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कल मेरा क्वेश्चन था कि बताइए, जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 3 से 4 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर की रात में हुआ था यह घटना। भोपाल गैस त्रासदी 1984 को हुआ था। उस समय इसका सीईओ यानी भोपाल गैस त्रासदी का सीईओ कौन थे? तो वारेन एंडरसन थे। कौन थे? वारेन एंडरसन थे। अगर बात करें कि तो सीईओ हो गया। अगर बात करें कि सचिव कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन थे, यानी उस कंपनी का, भोपाल गैस त्रासदी जिस कंपनी में हुआ था, यूनियन कार्बाइड कंपनी हुआ था ना, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बाबू? पैट्रिक ई गॉड शक थे, यानी पैट्रिक ई गॉड साक थे। कोई दिक्कत दोस्त? यह पेपर में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक, आइए हम लोग चालू करते हैं घटना चक्र के सवालों के साथ। बताइएगा, अगस्त घोषणा पत्र यह किसके शासनकाल में आया था बाबू? किसने पारित किया था अगस्त घोषणा पत्र को? मॉन्टेस्क्यू। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। अगस्त घोषणा पत्र मॉन्टेस्क्यू से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो से। अगस्त प्रस्ताव 1942 में हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में अगस्त प्रस्ताव। ठीक है। अगस्त संकल्प कहेगा तो महात्मा गांधी से संबंधित है। किसे बाबू? अगस्त संकल्प कहेगा तो किसे संबंधित है? महात्मा गांधी से। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से। यही ना 16 दिसंबर को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा किया था। कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। यानी मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 दिसंबर को मनाया था। नहीं, अच्छा जी। अगस्त संकल्प किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो से। अगस्त घोषणा कह देगा तो यह मॉन्टेस्क्यू से। अब बताइए, भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में पारित हुआ था। अब भारत शासन अधिनियम को भारत का लघु संसद कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 को भारत का लघु संसद कहा जाता है। संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। भारत शासन अधिनियम 1935 को लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि जितना भी हमारे संविधान में लिया गया है ना, उसका अधिकतम भाग किससे लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। समझ में आया क्या? सुनिएगा, क्रिप्स प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1942 में। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। 1946 कैबिनेट मिशन। अगर बात करें कि साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन आने की घोषणा कब हुआ था? 27 में। ठीक है। वेवेल योजना कब पारित हुआ था बाबू? लॉर्ड वेवेल योजना 1945 में। कब? 1945 में। वेवेल योजना कब पारित हुआ था? 1945 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। अगस्त प्रस्ताव कब है? 1940 में। खुद ही कहता है। अगस्त प्रस्ताव किसे संबंधित है? लॉर्ड लिनलिथगो से। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1940 में। नहीं, सत्याग्रह, भारत में सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी। कब? 1940 में। कब? 1940 में। तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, जो कि 1940 में सत्याग्रह की शुरुआत की थी। कहाँ से बाबू? मद्रास। कहाँ से? मद्रास से। और दूसरे सत्याग्रही का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही का नाम? बहुत सुंदर, ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त। यानी तीसरे सत्याग्रही के बात करें तो कौन थे? ब्रह्मदत्त। तो यह कई बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही कह देगा तो ब्रह्मदत्त। खुद ही कहते। आइए, क्रिप्स मिशन कब पारित हुआ था बाबू? 1942 में। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 1940 में। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया था बाबू? मोतीलाल नेहरू ने, ना कि जवाहरलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया था? मोतीलाल नेहरू।
आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, वर्तमान के प्रयागराज में नहीं, इलाहाबाद के नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो इलाहाबाद में जो आनंद भवन है उसका निर्माण किसने करवाया था? जवाहरलाल नेहरू कि मोतीलाल नेहरू? बताइए। जवाहरलाल नेहरू। कब? 1930 में। कब? 1930 में। कोई डाउट है? कोई दिक्कत? हाँ तो दोस्त, आनंद भवन का निर्माण किसने किया था? मोतीलाल नेहरू, न कि जवाहरलाल नेहरू। आनंद भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने कब? 1930 ईस्वी में किए थे। ठीक, सुनिएगा ध्यान से। CR फार्मूला, CR फार्मूला कब आया था? CR फार्मूला, CR का मतलब चित्तरंजन दास, यानी CR फार्मूला कब आया था बाबू? तो 1944 में। कब? 1944 में। बेबेल योजना 1945 में। लॉर्ड बेबेल योजना 1945 में। दसाई लियाकत समझौता कब हुआ था? 1945 में। दसाई लियाकत समझौता कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। पूना पैक्ट कहाँ हुआ था बाबू? यरवादा जेल। कहाँ? पुणे में। वहीं पर महात्मा गांधी और किसके बीच? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। अब पूना पैक्ट किस लिए हुआ था बाबू? तो पूना पैक्ट इसलिए हुआ था सर, क्योंकि देखो, सबसे पहले तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। तो इसमें मुस्लिम और हिंदू को कह दिया गया कि आप लोग अलग अलग क्या चुनिए? अपना प्रतिनिधि चुनिए। यानी मुस्लिम प्रतिनिधि अपना चुनेगा, अपना प्रतिनिधि को केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट कर सकता है, और हिंदू मतदाता हिंदू कैंडिडेट को ही वोट करेगा। यह मार्ले मिंटो सुधार 1909 में कहा गया। अब पूना पैक्ट 1932 में क्या हुआ था? इसमें महात्मा गांधी और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच था। इसमें मामला क्या हो गया कि अंग्रेज ने क्या किया कि जो पिछड़ा वर्ग था, यानी जो अनुसूचित जाति था, जनजाति, SC ST को क्या कर दिए कि कुछ सीटें निकाल कर इनको दे दिया, अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी को कह दिया ना कि आपको हम इतना सीट देते हैं, आपको हम इतना सीट देते हैं, आप इस सीट पर आप चुनाव लड़िए, ठीक है। इसमें केवल मुस्लिम अनुसूचित जनजाति दलित वर्ग ही इसमें वोट करेगा। महात्मा गांधी को काफ़ी इससे ठेस पहुंचा। महात्मा गांधी दुखी हो गए कि ना भाई यह गलत है, राष्ट्र हित में यह सही बात नहीं है। एक तो हमारा देश जो था ऑलरेडी मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो पारित हो गया था, उसमें हमारा देश मुस्लिम और हिंदू में बंट गया था। अब हिंदू में ही दलित में बांट दिया कौन? अंग्रेज। तो अब देखे कि तो टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है, बांटो और शासन करो। यह अंग्रेजों का फुट डालो और शासन करो, ठीक है। किसका नीति था? अंग्रेज का। अब वो क्या कर दिया कि दलित और हिंदू में विभाजित करने लगा। कौन? अंग्रेज। तब क्या किए? महात्मा गांधी दुखित रहने लगे। उस समय यरवादा जेल में थे, ठीक। तो जाकर इनसे क्या हुआ कि पूना पैक्ट हुआ। किसमें? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो वार्तालाप हुई, समझौता हुआ, उसी को कहते हैं पूना पैक्ट। उसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अब महात्मा गांधी समझाए कि जो तुमको लालच, लोभ लालच दे रहा है ना, हम खुद जितना मतलब कि हिंदू कम्युनिटी के लिए है सीटें, आरक्षित सीटें हैं, उसी में से हम आपको दे देंगे। आप उस सब के लालच को, लोभ को त्याग दीजिए, ठुकरा दीजिए। तब जाकर ठुकरा दिए कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ में आया ना? तो यही महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच के क्या कहते हैं समझौता को पूना पैक्ट के, पैक्ट माने समझौता होता है, तो पूना समझौता के नाम से जाना गया। देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था बाबू? 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता को क्या कहते हैं? इरविन समझौता। इसी को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह समझौता दिल्ली में हुआ था। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या हुआ था कि हर जगह आंदोलन चल रहा था। तो इस आंदोलन को शांत करने के लिए क्या किया था कि लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को बुलाया, कि दिल्ली में बुलाया कि आपका क्या मांग है? तो बोले कि मेरा 11 सूत्री मांग है। कितना सूत्री? 11 सूत्री मांग है। तो कहे कि ठीक है, इस मांग को आप हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप क्या कीजिए कि इस आंदोलन को बंद कीजिए, और लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, कहाँ पर? लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे।
किस गोलमेज सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हो रहा था। कहाँ पर? लंदन में। तो क्या किए कि लंदन में उनको भेज दिए। किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को इरविन ने यहाँ पर प्रस्ताव मान लिया, कहा कि हम मानते हैं, इस बात को आप क्या कीजिए कि जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा है कहाँ पर? लंदन में, वहाँ पर इस बात को रखिए। 1931 में गए महात्मा गांधी, यहाँ से बेचारे धोती वोती ढील के गए नील दिवा के। मामला क्या हुआ कि वहाँ पर इनको बोलने के लिए मौके नहीं दिया गया। अब वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी थे। ऐसा व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इनको इसलिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्वाइट किया जा रहा था कि अछूतों का प्रतिनिधित्व के तौर पर। नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अछूतों का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से इनको बुला रहा था कि हम भाई अछूत के प्रति भेदभाव नहीं करते हैं। देखिए आपके एक प्रतिनिधि को हमने यहाँ पर बुलाया है। समझ में आ रहा है क्या मेरा बात? तो महात्मा गांधी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और एक व्यक्ति बताइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या बोला गया अभी? ओह सॉरी, महात्मा गांधी नहीं, महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एक को बताइए अस्पृ, याद आ रहा है? अस्पृ, वो भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से भाग लिए थे। ठीक है, कोई दिक्कत है? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति ये सब थे। अब महात्मा गांधी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिए। वहाँ पर गए, इरविन के कहने पर यहाँ पर स्थगित कर दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में स्थगित कर दिए। किसने? महात्मा गांधी। अब दिसंबर की नवंबर 1931 में हो रहा था गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, कहाँ पर? लंदन में। तो हाँ, नवंबर में ही हो रहा था। तो जब 1931 में हो रहा था तो वहाँ पर महात्मा गांधी को बोलने के लिए मौके नहीं दिया गया। अब मौका नहीं दिया गया तो उधर से महात्मा गांधी कम बैक टू इंडिया, फिर वापस इंडिया आए। अब वापस इंडिया दंदनाई लेलन कि साला बोले कि हमारा के मौका नहीं खासन दिले। अब कहलन कि फिर हम ना मानम, चालू हुई आंदोलन। आंदोलन फिर चालू हुई आंदोलन, ना मानम। अब क्या किए कि 1931 में आए, तब तक बच गए दिसंबर के टाइम आ गए। तो कहलन कि भर जरा ठहर जाइए तन सा ठंडा ठहर का। फिर 1932 में, ठीक है, फिर 1932 में क्या कर दिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः कब शुरू हुआ था? तो 1932 में। फिर 1934 में बंद हो गया। 1934 में बंद हो गया। बात को समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत? यह था गांधी इरविन समझौता। क्रिप्स मिशन कब बाबू? क्रिप्स मिशन कब हुआ था? 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। ये सब हो गया। बताइए बटलर समिति रिपोर्ट, इसमें क्या था? बटलर समिति रिपोर्ट में क्या था बाबू? बताओ तो। बटलर समिति रिपोर्ट, इसमें भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच, भारतीय राज्यों और परमोच्च शक्ति के बीच संबंध था। जितने भी भारतीय राज्य थे ना और परमोच्च शक्ति के बीच के संबंध को बटलर समिति रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। समझ में आया क्या? हार्टोंग समिति रिपोर्ट का संबंध किससे था? तो ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं, यानी ब्रिटिश भारत में, किसमें? ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं के लिए हार्टोंग समिति रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। हार्टोंग समिति रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था कि ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं के लिए। तो आपसे शॉर्ट में पूछ लेगा कि हार्टोंग समिति का संबंध किससे है? रिपोर्ट का संबंध तो शिक्षा से, भारत में शिक्षा सुधार से संबंधित है। नहीं, एक सैडलर आयोग का गठन भी 1900 कब हुआ था? बताइए। सैडलर आयोग का गठन वो भी शिक्षा से 1917 में। कब? 1917 में। समझ में आ रहा है? वो भी शिक्षा से संबंधित था। हंटर जांच क्या था बाबू? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए 1919 में हंटर आयोग का गठन किया गया। हंटर आयोग, ठीक। एक हंटर कमेटी पूछता है, हंटर कमेटी, तो इसका संबंध शिक्षा से है, ठीक है। वुडमैन समिति रिपोर्ट,
मूडीमैन समिति रिपोर्ट। मूडीमैन समिति रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति रिपोर्ट से। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति रिपोर्ट से किसका संबंध है बाबू? मूडीमैन समिति रिपोर्ट। मूडीमैन समिति रिपोर्ट का संबंध मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति रिपोर्ट से है। बटलर समिति पूछेगा तो भारतीय राज्य और परमोच्च शक्ति के बीच संबंध। हार्टोंग समिति का संबंध तो ब्रिटिश भारत में शिक्षा, समृद्धि और सुधार के लिए, प्रगति की संभावनाएं के लिए हार्टोंग समिति। हंटर जांच, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कवि जली नामक व्यक्ति का जलियांवाला बाग संपत्ति था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में। अमृतसर पंजाब में नहीं, अच्छा जी। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? 1929 में जारी हुआ था दीपावली घोषणा पत्र। कौन? दीपावली घोषणा पत्र कब जारी हुआ था? 1929 में। तो 1929 में दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो डोमिनियन स्टेट्स से। किससे? डोमिनियन स्टेट्स, यानी जो देसी रियायती स्टेट थे ना, ठीक है, राज्य थे, डोमिनियन स्टेट्स से संबंधित था। कौन बाबू? दीपावली घोषणा पत्र। खुद ही कहता दीपावली घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में। कब? 1929 में। 1929 में ही लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब? जो कि पूर्ण स्वराज्य के मांग किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। और उस अधिवेशन के भी अध्यक्षता 1929 में कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। और यह लाहौर अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? पाकिस्तान। वर्तमान में लाहौर कहाँ है अभी? पाकिस्तान में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल कब आया था बाबू? 1860 से 61 में। उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल 1965-66। अभी भी दादा उदा से पूछना, नाम लेते हैं 66 के अकाल के। ना 1865-66 में दादा के कहाँ जिंदा हुई हन बेचारे, इनकर बाबू हुई हन, ठीक है। उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल, उड़ीसा, बंगाल और बिहार इस सब एरिया में अकाल कब आया था? 1865 से 66 में। मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल कब पड़ा था? 1876 से 78 में। 1876 से 78 में। बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1942 से 43 में। 1942 से 1943 में। सही कथन सुनिएगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। किसका आत्मकथा का नाम है? महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। तो मामला ये है ना कि महात्मा गांधी के जो आत्मकथा है वह किस भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में। सैडलर आयोग शिक्षा से जुड़ा है। सैडलर आयोग किससे जुड़ा है बाबू? बताइए कि आपको भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी। यानी भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रसार के लिए, अंग्रेजी में शिक्षा प्रसार के लिए अगर कहेगा कि हिंदू कॉलेज कहाँ स्थित था बाबू? तो कलकत्ता में। कहाँ पर है? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज प्रथम ऐसा संस्था था जो अंग्रेजी में शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया था। सुनिएगा, सूरत विभाजन 1907 में। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। अब सूरत विभाजन क्या है सर? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था। कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को, 1880 को कि 85 को बताओ? 1885 को। बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? 1980 को। बीजेपी की स्थापना 1980 को। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1885 को। इसका क्या हुआ था कि विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा हो रहा था। यानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष। कब? 1907 में। कब बाबू? 1907 में। तो यही रास बिहारी घोष 1907 में कर रहे थे ना, कहाँ के? सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता। इसी अधिवेशन में कांग्रेस दो दल में विभाजित हो गया।
एक का नाम हुआ नरम दल और दूसरा गरम दल। तो महात्मा गांधी, जीपी गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, ये सब थे नरम दल के। किस दल से के? गरम दल में बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस, ये सब गरम दल के नेता थे। किस दल के? गरम दल के। तो नरम दल और गरम दल दो भागों में कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में। अब डिस्पैच हो गया यहाँ से। तो अटैच कब हुआ? 1916 में, लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। इसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। पैक्ट माने होता है समझौता। अच्छा सर, इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल मिलकर एक हो गए और दूसरे में मुस्लिम लीग जो था ना वो भी मिल गया 1916 में। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है। तो ढाका घोषणा पत्र द्वारा मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ 1906 में। और किसने? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। नहीं, आइए, तो यहाँ हो गया सांप्रदायिक अधिनियम। सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ था? 1932 में। इसी को सांप्रदायिक पंचांग कहते हैं। सांप्रदायिक पंचांग कब हुआ था? 1932 में। यानी सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था बाबू? 1932 में। अब इसको क्यों कहा गया? वहीं 1932 में पूना पैक्ट याद आ रहा है ना। 1932 में घटना ऐसा घटा कुछ, इसको हम आपको जिक्र कर दिए कि क्या किया था कि पहले ही मेरा जो देश था उसको 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा मुस्लिम और हिंदू के ध्रुवीकरण कर दिया था, राजनीति कर दिया था अंग्रेज। अब क्या कर दिया कि 1932 के सांप्रदायिक पंचांग में क्या किया कि घोषणा किया कि दलित वर्ग के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व दलित वर्ग ही करेंगे। यानी दलित वर्ग का जो भी प्रतिनिधि होगा ना उसका चुनाव कौन करेंगे बाबू? दलित व्यक्ति ही करेंगे। उसमें कोई अन्य वर्ग के व्यक्ति नहीं शामिल होगा। समझ में आ गया ना? ये हो गया सांप्रदायिक पंचांग। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? 1928 में। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? 1928 में। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब आया था बाबू? पूर्ण स्वराज्य 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929। पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई थी। नहीं कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो कामागाटामारू प्रसंग सबसे पहले हुआ था। महात्मा गांधी का भारत आगमन, उसके बाद में तिलक होम रूल लीग। यानी कामागाटामारू क्या था? कई बार क्वेश्चन पूछता है। एक जापानी जहाज था, एक जापानी जहाज था। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 में। 1915 में 9 जनवरी 1915 को कम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी इंडिया आए कब? 1915 ईस्वी को। नहीं, तब इनको कैसर हिंद के उपाधि माला डाल के स्वागत। तो महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि किस लिए दिया गया था? कौन बताएगा? साउथ अफ्रीका में एम्बुलेंस वगैरह। हाँ, बहुत बढ़िया। यानी साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में वह क्या किए थे कि एम्बुलेंस वगैरह, ये सब अस्पताल वगैरह के एम्बुलेंस का व्यवस्था करा दिए थे अच्छी तरीक़ा से। इसी सब काम के लिए महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 में आए ना, तो इंडिया में इनको कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। माला डाल के स्वागत। कोई दिक्कत? अच्छा जी, सुनिएगा, घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अगस्त प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन, आईएनए मुकदमा, रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह। देखिए, ये घटनाओं का अनुक्रम कहने का मतलब है कि कौन घटना पहले हुआ था, उसके बाद में कौन घटना हुआ था। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ था बाबू? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब? 1942 में। अच्छा जी, इंडियन नेवल तो हो गया। बताओ, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में। तो साइमन कमीशन कब पारित हुआ था? 1927 में। 28 में भारत आया था।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में। अब मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार कब है? 1909 में। इसीलिए मार्ले मिंटो सुधार को ही लॉर्ड मिंटो को ही भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिकता का जनक क्यों कहा जाता है सर? क्योंकि इसी ने ही सर्वप्रथम क्या किया था कि हिंदू और मुस्लिम में विभाजन किया था कि हिंदू का प्रतिनिधित्व हिंदू ही करेंगे, यानी हिंदू प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व, जैसे कोई भी प्रतिनिधि हिंदू चुनेगा तो वह हिंदू ही मतदान करेगा, उसमें मुस्लिम मतदान नहीं करेगा। अब मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसमें मुस्लिम मतदाता ही उसका चुनाव करेंगे। तो इसलिए इसको सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार को। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को भारत में था उसका शासन। लॉर्ड मार्ले तो उस समय इंग्लैंड का शासक था। ठीक है, अब भारत में कौन शासन चला रहा था? लॉर्ड मिंटो। तो यही लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। साइमन कमीशन हो गया। आइए, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु कब हुआ था? 1915 में। कब बाबू? 1915 में। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति कब हुआ था? 1927 में। साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति कहेगा तो 1927 में। आया कब था? 1928 में। आया था तो बहिष्कार में किसका मृत्यु हुआ था? लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय के। कब? 17 नवंबर 1928 को, सिर में चोट लगने के कारण। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के लिए कील, ठीक है, अंग्रेजों के लिए समझो कि कील साबित होगा। ठीक है, किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति 1927 में। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को कंप्लीट हुआ था। नहीं, 241 मील 385 किलोमीटर, 79 अनुयायी। घटना और वर्ष। भारतीय जल सेना अधिनियम कब आया था बाबू? 1927 में। भारतीय जल सेना अधिनियम कब आया था? 1927 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? 1930 में। कब पारित हुआ था? 1930 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। 1931 में। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। 1932 में। अब देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। सब नवंबर में हुआ था। नवंबर दिसंबर में एक शायद हुआ था। ठीक है, 2 नवंबर में हुआ था। सही कालानुक्रम देखिए, साइमन कमीशन 1928 में आया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में। क्रिप्स मिशन कब? 1942 में। और देश का विभाजन 1947 में। देश का विभाजन कब हुआ था? 1947 में। भारत 2 अधिराज्यों में विभाजित हो गया। एक का नाम हो गया पाकिस्तान और दूसरे का नाम हो गया हिंदुस्तान। बाप रे बाप। हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरबों ने। किसने? अरबों ने ना। कोई दिक्कत? आइए, थियोडर बेक का संबंध किससे बाबू? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में। थियोडर बेक का संबंध मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने किया था। सर सैयद अहमद खान ने। इसी को आज के डेट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज के नाम से किए थे। तो ये थियोडर बेक का संबंध इससे है। इल्बर्ट बिल किसके बाबू? तो लॉर्ड रिपन ने 1983 में। इल्बर्ट बिल कब आया था? 1983 में। इल्बर्ट बिल में क्या था? कौन बता देगा? इल्बर्ट बिल में ऐसा था क्या? इल्बर्ट बिल में था कि आप अब अधिकार दिया गया था कि भारतीय जो न्यायाधीश थे ना, इनको भी जो यूरोपीय न्यायाधीश थे उनके समान क्या कर दिया गया था? दर्जा दे दिया गया था, बराबरी का दर्जा दे दिया गया था। इल्बर्ट बिल 1983 में। समझ में आ गया ना कि कोई भी निर्णय
मतलब बहस करने का अधिकार किसको दे दिया गया था? भारतीय न्यायाधीश को भी बहस करने का अधिकार दिया गया था यूरोपियों के भांति। यही इल्बर्ट बिल था 1983 में। 1900 बहुत सुंदर क्वेश्चन है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। अब बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी संबंधित है। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, चलिए दोस्त आगे हम लोग शुरू करते हैं। चलिए बताइएगा, जनगणना 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है? जनगणना 2011 के अनुसार शिशु मृत्यु दर सबसे कम किस राज्य में है बाबू? तो गोवा और मणिपुर में, गोवा एवं मणिपुर में। ठीक, भारत में सर्वप्रथम मृत्यु गणना की शुरुआत किस राज्य ने किया था? मृत्यु गणना की शुरुआत तो कर्नाटक राज्य ने। भारत में सर्वप्रथम मृत्यु गणना की शुरुआत कि कितना मृत्यु हुआ, इसकी शुरुआत किसने किया था बाबू? कर्नाटक राज्य ने। भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है कहाँ पर बाबू? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में। यानी भारत के केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर जहाँ पर नगरीय शिशु मृत्यु दर कम है। नगरीय शिशु मृत्यु दर के मतलब समझ में आ रहा है ना, कि जो नगर है ना बाबू, नगर माने शहर, शहर में मृत्यु दर केरल का सबसे कम है। अब समझ में आ गया ना कि नगरीय शिशु दर सबसे कम किस राज्य का है बाबू? केरल का। भारत के बीमारू राज्यों में से सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन है? बिहार। कौन है बाबू? बिहार। ठीक है, बहुत बढ़िया। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 35 वर्ष की आयु से कम की जनसंख्या है तो 65.6%। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बाबू भारत में 35 वर्ष से कम आयु के कितने व्यक्ति हैं बाबू? तो 65.6%। इसीलिए भारत युवाओं का देश है। समझ में आ गया ना? यहाँ पर सोच सकते हो कि 65.6% आदमी 35 वर्ष से कम 35 वर्ष से कम है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है बाबू? 48.53। यानी 48.53% क्या है बाबू? भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत है। यानी पुरुष ज़्यादा है, महिला कम है। 48.53% महिला है। ऐसा बात नहीं है कम होगी, कुछ महिलाएं अपना घर में घूम टन के लुकाई हुई नहीं हुई जनगणना करे तो नहीं होता है। ये जनगणना करने वाला आता है तो ज़्यादा पुरुषे बता दिया, चलो हतना आदमी है, हो गया उसी में, खुद ही कहते। तो इस प्रकार छूट जाता है, लेकिन इतना का अंतर नहीं है। ऐसे तो आंकड़ा हम लोग को याद करना है। तो भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है बाबू? 48.53। सुनिएगा, SRS स्टैटिकल रिपोर्ट 2018 के अनुसार कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम, यानी भारत के किस राज्य का प्रजनन जो दर है ना सबसे अधिक है? तो बिहार की। बिहार के प्रजनन दर सबसे अधिक है, यानी 3.2% अधिक है। ठीक है, और सब राज्यों से फर्टिलिटी रेट यानी प्रजनन दर भारत में उच्चतम किस राज्य के है? तो बिहार में है। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और इससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत 59.29%। देखिए 65.6% था जो कि 35 वर्ष से कम आयु का था, और 2011 के जनगणना के अनुसार 59.29% ऐसा जनसंख्या है जो 15 वर्ष से अधिक और किसने से बाबू? तो 20 वर्ष से और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है। यानी 20 वर्ष या उससे अधिक लोगों का प्रतिशत 59.29 है। समझ में आ गया क्या? जनसंख्या के पिरामिड में आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है तो 0 से 14 वर्ष के आयु, यानी 0 से यानी जो लड़का अभी जन्म लिया और उसे 14 वर्ष के आयु को इसको आश्रित समूह के रूप में रखा गया है। आश्रित आबादी कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रित आबादी कहने का मतलब बच्चा थोड़े ना है, कुछ कमाएगा थोड़े ना अभी है। 0 से 14 वर्ष के बच्चे जैसे हम लोग हैं तो अभी 14 साल होइबे की उम्र ही है नहीं, तो 0 से 14 अभी बाप के होटल में खा के चल दे रहे हैं, कभी कहते। तो देखिए जनसंख्या के पिरामिड में आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है तो 0 से 14 वर्ष के
आयु के बच्चा, और 65 वर्ष से अधिक आयु के भी आश्रित समूह हैं। यानी 65 वर्ष से अधिक हो गया तब वो बबुआ कमा के खिलाएगा तो बूढ़ा व्यक्ति खाएंगे। समझ रहे हो बात को? यानी जो 65 वर्ष से अधिक वाला व्यक्ति हो गया वो भी कुछ नहीं कर सकता है, और जो 0 से 14 वर्ष वाला है वो भी नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? यहीं धके बिचवा वाला है, इसी में कबारना है आपको। यानी 14 से अधिक और 65 से कम में है तो इतना कमा लीजिए संपत्ति कि फिर 65 से अधिक में बैठ के खाने के लिए आश्रित ना होना पड़े, किसी पर आश्रित ना होना पड़े। तो आज मालूम चल गया ना कि 65 वर्ष से अधिक वाला व्यक्ति को आश्रित समूह में रखा जाता है और 0 से 14 वर्ष के बच्चा को आश्रित समूह में रखा जाता है। किस में बाबू? तो जनसंख्या के पिरामिड में। जनसंख्या के नहीं, ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधा होता है। यह पेपर में पूछा हुआ है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो सदैव सीधा होता है। ठीक। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? माहे जिला। कौन है? माहे जिला पुदुचेरी में। कहाँ पर है बाबू? पुदुचेरी में है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर पूछे तो माहे पुदुचेरी में है। यहाँ 1184 है, यानी 184 लड़की ज़्यादा है। समझ में आ रहा है ना? 1184 यह लड़कियों का बताता है। ठीक कि 1000 पुरुष पर कितना है? 1184 लड़कियां हैं। कोई दिक्कत है? अब आइए, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है? तो 78.8%। अच्छा, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत में विश्व का सबसे युवा देश है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र कितनी थी? 29 वर्ष। वर्ष 2020 में भारतीयों की औसत उम्र होगी कितना? तो 29 वर्ष। ऐसा औसतन एक उम्र बताया गया कि भारतीयों का उम्र कितना होता है, तो 29 वर्ष एक औसतन उम्र कि इतना उम्र के भारतीय हैं। ठीक है, कब वर्ष के? 29 वर्ष के। ये नहीं कि हम लोग के जैसे 14-15 साल के नहीं। अभी कोई दिक्कत है? कोई डाउट? हाँ, अभी तो 14 साल की उम्र ये हुआ। जनगणना 2011 के अनुसार भारत जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की संख्या सकल आबादी का प्रतिशत है 29%। यानी जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है बाबू? 29% है। 2011 के जनगणना के आधार पर मुस्लिम आबादी सर्वाधिक किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं तो पश्चिम बंगाल डेल्टा, दक्कन ट्रैप, तमिलनाडु, पंजाब का मैदान और गंगा यमुना दोआब, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक का पठार। ये सब क्या है बाबू? तो भारत की प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। यानी सबसे अधिक प्रगतिशील जनसंख्या किस क्षेत्र में? तो पश्चिम बंगाल के डेल्टा में, दक्कन ट्रैप में, जो कि अभी मुंबई महाराष्ट्र सब कैसा है, दक्कन पठार पर है, और तमिलनाडु, पंजाब का मैदान और गंगा यमुना का दोआब और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक पठार। ये सब जो है ना प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्र में शामिल स्थान है। जनआंकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को करना चाहिए तो कुशलता विकास का प्रोत्साहन करना चाहिए। फिलिप एम हौसल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी जनसंख्या के लोगों का देशांत गमन जाना जाता है तो जनसंख्या इम्प्लोजन के रूप में। जैसे ध्यान से सुनना, फिलिप के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का देशांत गमन, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों का जाना कमाने के लिए देशांत गमन जाना जाता है। किस नाम से? तो जनसंख्या इम्प्लोजन के रूप में। जनसंख्या इम्प्लोजन के रूप में नहीं। अब फिलिप वक्र का संबंध किससे है? बेरोजगारी से। जनसंख्या और बेरोजगारी से फिलिप। समझ में आ रहा है ना? फिलिप का रेडियो बजाओगे तो
बेरोजगार हो जाओगे। समझ में आ गया? यानी फिलिप वक्र का संबंध किससे है? तो बेरोजगारी और जनसंख्या से, याद रखना। और डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। अब प्रति वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? तो चलिए दोस्त, आते हैं करेंट। आज के सेशन शुरुआत करते हैं। करेंट आज का क्या है, इसके साथ करेंट के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स जीके भी बताएंगे आपको बहुत। चलिए दोस्त आइएगा, अब हम आज के करेंट बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस राज्य का फेस्टिवल है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो कि हम लोग जनरली नहीं जानता है लड़के लड़की, उसको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल किस राज्य का है बाबू? तो लद्दाख के। स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख में। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। बंगस वैली फेस्टिवल किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। फुलिच फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? फुलिच फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में। बहुत बढ़िया। पोइला वैशाख फेस्टिवल कहाँ पर बाबू? पश्चिम बंगाल में। यानी पोइला वैशाख फेस्टिवल कहाँ पर? अब वैशाखी पर्व कहाँ मनाया जाता है? वैशाख पर्व पंजाबी में, सॉरी पंजाब में वैशाख पर्व नहीं। माधवपुर मेला कहाँ लगता है? माधवपुर का मेला फेस्टिवल गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। कंचोथ महोत्सव कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में। बुमचू या लोसांग, बुमचू और लोसांग त्यौहार कहाँ पर बाबू? तो सिक्किम में। बुमचू और लोसांग त्यौहार सिक्किम में। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में। अटुकल पोंगल तमिलनाडु नहीं, अटुकल पोंगल कह देगा तो केरल, और पोंगल कहेगा तब तमिलनाडु। खाली पोंगल कहेगा तो तमिलनाडु, अटुकल पोंगल कह देगा तो केरल। मोहिनी अट्टम केरल। कथकली केरल। वांचुआ महोत्सव असम में। मिंजर मेला कहाँ पर बाबू? हिमाचल प्रदेश। मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश। उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। उगादी पर्व कर्नाटक में। अब सुनिएगा दोस्त, हाल ही में भारत और नेपाल ने सूर्य किरण 23 संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया है। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सूर्य किरण 2023 का संयुक्त अभ्यास प्रारंभ हुआ है। किसके द्वारा? भारतीय थल सेना द्वारा। नेपाल में समुद्र है क्या कि होगा? नौसेना द्वारा। खुद ही कहते हैं। इस अभ्यास का आयोजन पिथौरागढ़ जम्मू कश्मीर में हुआ है। यह कुमायूं रेजिमेंट द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। कुमायूं रेजिमेंट आर्मी में एक रेजिमेंट होता है, उसी के द्वारा इसका प्रतिनिधित्व हुआ है। किसका? तो सूर्य किरण 23 का। यह एक अभ्यास था किसके बीच? तो भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण। काला पानी किसके बीच विवाद है? भारत और नेपाल के बीच नहीं। पंचशील समझौता 1954 में भारत चीन के बीच हुआ था। कैसे कहते हैं? हाल ही में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी H9N2 का प्रकोप चीन में देखा गया है। हाल ही में बच्चों के श्वसन संबंधी, जैसे कोरोना होता है ना, श्वसन संबंधी बीमारी है। कोरोना कैसा बीमारी है? सांसें दम में घुटने, सांसें नहीं लियाएगा, दम फूलेगा, तुरंत डेथ हो जाएगा नहीं। तो हाल ही में बच्चों में श्वसन, इसी कोरोना में लॉकडाउन लगा था नहीं, और लॉकडाउन में क्या से क्या हुआ? कोई घर के अंदर था, कोई मामा घर था, वहीं पर टंगा गया। यानी टंगाना का मतलब है कि मामे घर रह गया। कोई घरे है तो घर ही रह गया, कोई बाहर घूमने गया है तो वहीं पर रह गया। अब जिसको 4 दिन के घूमने के लिए गया था, वो पता चला कि अब 1 महीना बाद आएगा, रहो अंदर है। सोचने वाली ये बात है कि जो होटल में ठहरा होगा, हाई फाई होटल में, उसका क्या हुआ होगा रे कालिया? समझ रहे हो? कहने का मतलब है कि नहीं होता है कि आज हम चलो ठहरते हैं यहाँ 5 स्टार होटल में, 2000 4000 जिसमें लगता हो 5000 एक दिन का, एक नाइट का। अब उसको पता चल जाए कि लॉकडाउन लग गया, कल से हिलना नहीं है, घर से बाहर ही नहीं निकलना है, कि दूसरा रूम खोजे, तो उस पर क्या बीता होगा? सोच कर देखिए आप। वो जीवन भर बेचारा पीता होगा गम में कि हम कितना कमाते हैं। सुनो, हाल ही में बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारी H9N2 का प्रकोप चीन में देखा गया है। कहाँ पर? चीन में देखा गया है।
सारस। सारस का जो शार्क है ना बाबू, ACRS, सार्स जो है सारस, इसका संबंध कोविड-19 से, कोविड-19 से। ये तो याद रहे के जाएगा कोविड-19 नहीं, खास करके लॉकडाउन वाला समय। और देखो ACRS का फुल फॉर्म क्या होता है? ACRS का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ACRS का फुल फॉर्म होता है। ACRS किससे संबंधित है? कोविड-19 से। हाल ही में भूटान और तिमोर लेस्ते, तो सॉरी तो छोड़ दो। ट्रैकोमा मुक्त देश कौन हुआ है हाल ही में बाबू? ट्रैकोमा मुक्त देश इराक। कौन? इराक। यानी हाल ही में इराक देश को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया है। किस देश को? इराक को। BBC की 100 सबसे शक्तिशाली, प्रेरक और प्रभावशाली वीमेन सूची 2023 में शामिल व्यक्ति कौन कौन है बाबू? तो सुनना, दिया मिर्जा अभिनेत्री हैं, हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर हैं, आरती कुमार राव फोटोग्राफर हैं और तेंजिंग पाल्मो यह बौद्ध धर्म के महिला अनुयायी हैं। यह माने 100 सबसे दुनिया के 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में भारत के शामिल होने वाली महिला है। 4 यानी महिला की सूची निकाला गया कि BBC द्वारा कि 100 सबसे शक्तिशाली महिला के श्रेणी निकाला गया विश्व में, तो उसमें 4 जो है भारत देश के हैं। कौन कौन? तो दिया मिर्जा, यह है अभिनेत्री हैं, हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर है, आरती कुमार राव कौन है? तो फोटोग्राफर है, और तेंजिंग पाल्मो कौन है? तो बौद्ध धर्म के महिला अनुयायी हैं। 19वीं राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन है? अनाहत सिंह, मात्र 15 साल की उम्र में। मात्र 15 साल के उम्र में यह कौन सा? तो स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीत गई हैं अनाहत सिंह। और पहली सबसे युवा महिला खिताब जीतने वाली कौन थी बाबू? तो पहली सबसे युवा महिला जोसन चिनप्पा, 14 वर्ष की है, इसने जीती थी। जोसन चिनप्पा। हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार सुनीता राय को मिला है। हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार किसको मिला है? सुनीता राय को मिला है। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली पूर्व महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी का निधन हो गया। मीरा साहिब फातिमा बीबी का निधन हो गया। यह केरल राज्य में इनका निधन हुआ है। किस राज्य में? यह केरल राज्य की ही थी। कौन है? मीरा साहिब फातिमा बीबी का अभी निधन हुआ, जो कि हमारे कौन सा? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, एस फातिमा बीबी। हाल ही में अफगानिस्तान ने भारत में अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर चुका है। दूतावास माने समझ रहे हैं? एम्बेसडर, वहाँ का जो राजदूत होता है, हाँ, जो वहाँ के राजदूत था ना भारत में, उसको बंद कर दिया और यहाँ के भी राजदूत वहाँ बंद हो जाएगा। वो कहा कि भारत आरोप लगाया कि भारत क्या कर रहा है कि हमसे ज़्यादा ये कर रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान कर ले रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है, तो हम पर जबरन लगा रहा है सूचना देने का, मतलब कि आरोप। एम्बेसडर का क्या काम होता है कि वहाँ से वहाँ की सूचना ट्रांसफ़र करना, तो उसका कुछ ऐसा आरोप लगाया है भारत पर। तो अभी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। कहाँ के? अफ़गानिस्तान के। अफ़गानिस्तान ने अपना एम्बेसडर कहा कि हम नहीं रखेंगे आपके देश में, आप भी हमारे देश से ले जाओ, हम भी आपके देश से ले जाते हैं। ठीक है। तो हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लैनेट पुरस्कार सुजीता राय को मिला है। ये तो हो गया। हाल ही में अफगानिस्तान ने भारत से अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर चुका है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने, अच्छा अफगानिस्तान के नाम आ गया, तो अफगानिस्तान के वहाँ के भाषा क्या है? और पोस्तो क्या है? पोस्तो भी वहाँ के भाषा है। ठीक है, सुनिएगा। हाल ही में अफगानिस्तान ने भारत में अपने दूतावास को, ही तो हो गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहली बार इंडिया पैरा गेम्स का, पहली बार 7 पैरा गेम्स का आयोजन कर रहा है। ओहो, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा नई दिल्ली में बाबू पैरा गेम्स, इंडिया पैरा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पहले खेलो इंडिया यूथ गेम होता था, खेलो इंडिया गेम्स होता था,
लेकिन खेलो इंडिया पैरा गेम याद रखना 2023 से यानी इस वर्ष से नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है। ठीक है, इसमें 7 खेल होगा। कितना? 7 खेल होगा। तो पैरा गेम इन साल से चालू हो रहा है यानी 2023 से। ये याद रखना। कहाँ पर पहला होगा बाबू? तो नई दिल्ली में। कि कौन आयोजन कराएंगे? अनुराग सिंह ठाकुर। और खेल मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। एशियाई गेम्स है, तो देखिए एशियाई गेम्स अभी हाल ही में हुआ, यह 19वां क्रम का था। कौन सा क्रम? होंग झाओ चीन में हुआ था। यह गेम कहाँ हुआ था? होंग झाओ चीन में। भारत का रैंक इसमें चौथा है और कुल पदक भारत 107 पदक जीता है एशियाई गेम्स में। अच्छा, एशियाई पैरा गेम्स जो इस बार हुआ 2023 में, इसका क्रम चौथा है। यह कहाँ आयोजित हुआ बाबू? तो होंग झाओ चीन में ही। अब भारत का रैंक इसमें 5वां है। भारत का रैंक 5वां है। और इसमें कुल रैंक कितना जीता, कुल पदक कितना जीता है? तो 111 पदक। अब भारत का रैंक 5वां है। ये एशियाई पैरा गेम्स है। एशियाई गेम्स बताएं जिसमें भारत 107 पदक जीता था, उसमें भारत का रैंक चौथा था और इसमें भारत का रैंक 5वां है। पैरा वाला में प से पैरा, प से 5वां। कुल पदक 111 जीता है। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध भैंस की दौड़ से है। हाल ही में चर्चा में रही नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का संबंध भैंस की दौड़ से है। यह प्रतियोगिता कीचड़ युक्त ट्रैक पर कर्नाटक राज्य में होता है। यानी कीचड़ युक्त ट्रैक रहेगा, उसमें खूब कीचड़ रहेगा और उसी पर भैंसा का दौड़ होगा। हाल ही में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण तेलंगाना में हुआ है। कहाँ पर बाबू? तेलंगाना में 3D प्रिंटेड यानी 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। तेलंगाना के गठन 2 जून 2014 को हुआ था। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद में सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था। इसकी ऊंचाई 35.5 मीटर है। यानी जो तेलंगाना में 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है ना, तो इसकी ऊंचाई कितना है? 35.5 मीटर। यह भगवान गणेश, महादेव की प्रतिमा है और पार्वती के। यह 3 देवता के, गणेश, महादेव यानी शंकर, भोलेनाथ, शंभु और पार्वती का प्रतिमा है। महात्मा गांधी। ठीक है, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर है बाबू? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। यानी भारत में का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ है बाबू? बेंगलुरु में है। हाल ही में आईसीसी ने वेस्ट इंडीज देश के खिलाड़ी मार्लन सैमुअल्स पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया है। मार्लन सैमुअल्स पर 6 साल का प्रतिबंध लगाया है। किसने बाबू? तो आईसीसी ने। यह किस देश का खिलाड़ी है? वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज का। सुनिएगा, 2023 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं करने वाली एकमात्र टीम कौन थी? वेस्ट इंडीज ही। क्वालिफाई नहीं किया। अब भारत एकदम फाइनल तक पहुंचा, आई तो बेचारा क्वालिफाई नहीं कर पाया वेस्ट इंडीज। कोई दिक्कत है? चलिए दोस्त, यहीं पर आज हम इसको समाप्त करते हैं क्विज को। और कल का मेरा क्वेश्चन है कि बताइए क्रिकेट का जो बल्ला होता है ना, उसके अधिकतम लंबाई कितना होता है, कितना इंच होता है? आप कमेंट बॉक्स में टिपिएगा। ठीक है, टिपिएगा नहीं, कमेंट कीजिएगा। कोई दिक्कत है? यानी कहने का मतलब है कि भारत में आईसीसी द्वारा जो खेल होता है ना क्रिकेट का, तो उसमें क्रिकेट का बल्ला के लंबाई अधिकतम कितना हो सकता है, वह आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। हम आपके कमेंट बॉक्स में जो आंसर दीजिएगा उसका हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त, और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। इसमें करंट के साथ साथ स्टैटिक्स भी आपको दे रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखें कि सर आपको वीडियो कैसा दिखाई दे रहा है, इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए। आप जैसा सुझाव हो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।